जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र पेपर 1 है ये। ठीक है, आपको दो पेपर पढ़ने हैं 6 सेमेस्टर में, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम क्या है आपके, देखिए जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा साथियों, पेपर 1 का नाम इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये पेपर 1 है आपका। ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचार, इसमें साथियों यूनिट 1 है आपका। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, पेपर 1 है और यूनिट भी आपका 1 है। देखिए यूनिट 1 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर विथ नोट्स। ठीक है, देखिए आप अगर आपके कॉलेज में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आपका एग्जाम होगा, यदि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस का एग्जाम होगा तो दोनों इस क्लास में उपलब्ध है। ठीक है, आप दोनों क्लास ले सकते हैं क्योंकि इसमें नोट्स कराए जाएंगे साथियों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप मुझे अपना 10 मिनट दे दीजिए, गारंटी लेता हूं दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए इसमें पहला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। पहला प्रश्न है साथियों, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं। तो मनुस्मृति में साथियों कुल 12 अध्याय हैं। ठीक है सर, 12 अध्याय आप बता दिए। अब ये बताइए कि 12 अध्याय कौन कौन से हैं और उनके नाम बताइए, क्योंकि साथियों ये आपके आ सकता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, कैसे पूछेगा, देखिए पूछेगा कि मनुस्मृति के जो 12 अध्याय हैं, ठीक है, उस पर एक लेख लिखिए। ठीक है, 12 अध्यायों पर 50 शब्दों में आप लेख लिखिए। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी याद रखिएगा मनुस्मृति के कुल 12 अध्याय होते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन कौन से 12 अध्याय होते हैं भैया, ध्यान दीजिए। चलिए मनुस्मृति में के 12 अध्याय हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से, पहला अध्याय क्या है मनुस्मृति का, पहला अध्याय है रचना। ठीक है, प्रकृति का निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पेशे और ब्राह्मणों की महानता आदि जैसे विषय इसमें शामिल है। ठीक है, दूसरा अध्याय क्या है आपका, पुरुषार्थ है, ब्रह्मचर्य और मालिक की सेवा पर आधारित। एक बात और दोस्तों, मैं आपको दो बातें आपसे कहने वाला हूँ। पहली बात देखिए, आपको पूरे यूट्यूब पर या फिर आपके पूरे बुक्स में इस तरह से आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगी। बुक्स में भी आपके इस तरह से नहीं लिख करके दिया है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है सर, देखिए दूसरी बात यह है साथियों, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, पढ़ना चाहेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है, इस तरह से शेयर बटन बना होगा। ठीक है, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिस माध्यम से भी शेयर करना चाहते हैं इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये इस क्लास दोस्तों, ये क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिए। मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं इस क्लास को, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सभी के पास ये कॉलेज होना चाहिए, ये क्लास होना चाहिए। ठीक है, सॉरी क्लास होना चाहिए, क्योंकि साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, काफ़ी नॉलेजेबल क्लास है। चलिए अगला देखते हैं आपका क्या है। देखिए इसमें मनुस्मृति के तीसरा अध्याय में आपका क्या है, धर्म है। ठीक है, विवाद के किस्म, रीति रिवाज और श्रद्धा का वर्णन है। ठीक है, चौथे अध्याय में आपका क्या है, आश्रम है। इसके अंतर्गत साथियों गृहस्थ धर्म के कर्तव्य हैं, भोजन न करने के नियम समेत 21 तरह के नरक का जिक्र मिलता है। ठीक है, चौथे अध्याय में आपके। अच्छा, इसे पढ़ने से क्या होगा सर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पांचवें अध्याय में है आपका वर्णाश्रम, महिलाओं के कर्तव्य, शुद्धता और शुद्धता आदि के बारे में जिक्र मिलता है इसमें। ठीक है, पांचवें अध्याय में आपका राजधर्म मिलता है, यानी एक संत के बारे में बताया गया है। सातवें अध्याय में आपका दान है, यानी राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, आठवें अध्याय में साथियों अध्यात्म है, यानी अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों आदि के बारे में बताया गया है आठवें अध्याय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवें अध्याय में क्या है आपका साथियों, नवें अध्याय में आपका कर्म है। ठीक है, पैतृक संपत्ति का वर्णन किया गया है कर्म में। 10वें अध्याय में आपका प्रायश्चित है, यानी वर्णों के मिश्रण की बात करता है। 11वें अध्याय में आपकी निंदा है, यानी पाप कर्म के बारे में बताया गया है। 12वें अध्याय में साथियों है आपका विश्वगति, यानी 3 गुणों और वेदों की प्रशंसा इसमें समाहित है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 12 अध्यायों के बारे में मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक आपको बता दिया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैं कुछ बता रहा हूँ, नोट्स भी इसमें और सारे नोट्स हैं। अच्छा एक बात और, इसका सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसको नोट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। पीडीएफ लेकर पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है, वहाँ से ऐड कर लूँगा। ठीक वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत अच्छी क्लास है दोस्तों, ठीक है, पढ़ते रहिएगा आराम से। चलिए इसमें अगला नोट्स है साथियों, मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। कुल संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 यानी 2964 बताई जाती है। आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें पूछेगा कि मनुस्मृति के संस्करणों में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो लगभग 2964 है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में हेल्प करेगा। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है, ठीक है। यह संस्कृत में लिखा गया एक धर्म ग्रंथ है। इसे 1776 में, ठीक है, सन 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। मनुस्मृति में हिंदू धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें दर्शन, धर्म, कानून, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र जैसे विषय शामिल हैं। अच्छा सर, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? देखिए आपके एग्जाम में पूछेगा मनुस्मृति के सिद्धांतों में इनमें से कौन सा आपका सिद्धांत नहीं है, ठीक है। मनुस्मृति में इसमें से कौन सा आपका सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन देगा, कौन कौन से? नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र या फिर दर्शन, ठीक है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, राजनीति शास्त्र नहीं है। बाकी कौन कौन सा है? दर्शन, धर्म, कानून, नीति शास्त्र और समाज शास्त्र, ये क्या है? मनुस्मृति के सिद्धांत हैं, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुस्मृति में कितने विवाहों का वर्णन मिलता है? तो टोटल 8 विवाहों का वर्णन मिलता है, ठीक है। कौन कौन सा? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ठीक है। देखिए अब इसमें निगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर? देखिए निगेटिव क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इनमें से कौन मनुस्मृति के विवाहों का वर्णन नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा मनुस्मृति का विवाह नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको 8 याद रहेगा साथियों तभी आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा 6 सेमेस्टर लास्ट ईयर है, कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 8 आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। यह भी याद रखिएगा मनु की बेटी का क्या नाम था, ठीक है। जो मनु थे उनके 2 बेटियां थी, 2 पुत्रियां थी, सम्राट और कुछ। इनके 10 पुत्र थे, मैंने 10 पुत्रों के नाम नहीं लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। आपके पास बुक्स होगा तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं बुक्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगली क्लास में मैं ये भी कवर कर दूंगा आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग सप्तांग राज्य में नहीं है? स्वामी है, अमात्य है, दुर्ग है, ठीक है। ये तीनों है लेकिन आपका पुरोहित नहीं है, ठीक है। क्या है? सप्तांग राज्य में क्या नहीं है? पुरोहित नहीं है, ठीक है। चलिए मैं सप्तांग राज्य के बारे में आपको बता देता हूँ, क्या है सप्तांग राज्य। देखिए कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में लिखा है। याद रखिएगा जो चाणक्य थे उनको ही कौटिल्य कहा जाता है, ठीक है। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग में, ठीक है, सिद्धांत के बारे में लिखा है। उनके मुताबिक राज्य के 7 अंग होते हैं, कौन कौन से? राजा, आमत्य, आमत्य मतलब नौकरशाह, ठीक है, जनपद, क्षेत्र, दुर्ग, कोष और दंड मित्र, ठीक है। ये 7 राज्य के अंगों में विभाजित किए थे कौटिल्य ने, ठीक है। आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछेगा साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सप्तांग राज्य में नहीं है? देखिए निगेटिव क्वेश्चंस पूछा ना, देखिए मैं हमेशा 5th सेमेस्टर भी में बता रहा था निगेटिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें 95% बच्चे प्रश्न को गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें केवल एक ही आपका सही रहता है, मतलब एक ही 3 सही रहेंगे और एक गलत रहेगा, तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, मनु के अनुसार विधि के कितने स्रोत हैं? तो मनु के अनुसार विधि के साथियों 4 स्रोत होते हैं, ठीक है। अच्छा सर 4 स्रोत होते हैं, कौन कौन से हैं वो भी बता दीजिए। वो भी बिल्कुल बताएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए मनु के अनुसार विधि के 4 स्रोत हैं, कौन से? श्रुति यानी वेद, स्मृति, परंपराएं, प्रत्येक व्यक्ति की
आत्मचेतना, ये सभी क्या है, मनुस्मृति के विधि के 4 स्रोत हैं। ठीक है, देखिए आपके अंक में भी पूछेगा 1 2 3 4 और इस तरह से भी पूछेगा कि इनमें से कौन मनु की विधि के जो 4 स्रोत हैं इनमें से कौन सा विधि का स्रोत नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा मनु के विधि का स्रोत नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा। तो जब आपको याद रहेगा तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो इन चारों को याद कर लीजिए आप। ठीक है, श्रुति यानी वेद, स्मृति परंपराएं और प्रत्येक व्यक्ति की आत्मचेतना, ये मनु के अनुसार विधि के 4 स्रोत हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं दोस्तों, आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसे पढ़ते रहिएगा, जब तक आपका एग्जाम आ गया काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो यह दैवी सिद्धांत के समर्थक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। चलिए पांचवा प्रश्न आपका देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पर प्रभाव पड़ा? तो अनटू दिस लास्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है, छठवां प्रश्न है आपका, नगर राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो नगर राज्य शब्द का प्रयोग साथियों प्राचीन यूनानी राज्यों के लिए होता है। ठीक है, नगर राज्य पर लिखने के लिए आपको 50 शब्द मिलेंगे। ठीक है, बोलेगा कि नगर राज्य पर एक लेख लिखिए 50 शब्दों में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ कि नगर राज्य किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए नगर राज्य आकार में एक शहर के बराबर या उससे थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, आधुनिक काल में सिंगापुर और वेटिकन नगर इसके उदाहरण हैं। एथेंस और स्पार्टा प्राचीन नगर राज्य के उदाहरण हैं। सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत सैनिक कहाँ के होते थे? स्पार्टा के होते थे। ठीक है, चलिए यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से ही राज्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। प्राचीन यूनान के नगर राज्य को पोलिस कहा जाता था। ठीक है, सभी पॉइंट को एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 5th सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया था साथियों। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न आपका, राजनीति विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो यह अरस्तु ने किया था भैया आपके। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। ये सभी नॉर्मल प्रश्न है, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न क्या है आपके, सदाचार ही ज्ञान है और अज्ञान बुराई है, यह कथन किसका है? यह कथन सुकरात का भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे आपका क्या है, प्राचीन भारत का महानतम कूटनीतिज्ञ कौन था? तो भैया कौन थे आपके? कौटिल्य थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए इसमें मैं आपको नोट्स के माध्यम से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा। आचार्य चाणक्य को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन कहते हैं। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए। यदि दोस्तों आपको पता नहीं था तो ठीक है, इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, आचार्य चाणक्य को ही दोस्तों कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर पता नहीं था, पता हो गया तो बहुत अच्छी बात है। 10वां प्रश्न आपका, राज्य के सप्तांक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो राज्य के जो सप्तांक सिद्धांत के प्रणेता भैया वो कौटिल्य हैं, यानी चाणक्य हैं। ठीक है, चलिए जो सप्तांक सिद्धांत साथियों 120% गारंटी है, प्रश्न पूछे जाएंगे उससे। ठीक है, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, कौटिल्य किसके समर्थक थे? तो निरंकुश, तानाशाही या फिर राजतंत्र। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं कि निरंकुश तानाशाही या फिर निरंकुश राजशाही। ठीक है, अच्छा निरंकुश का मतलब आप समझते हैं? अच्छा, जो लोग नहीं समझते हैं चलिए बताते हैं उनको, ध्यान दीजिएगा, नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए निरंकुशता का मतलब होता है दोस्तों ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी तरह का कोई अंकुश न हो। ठीक है, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता था। ये सरकारें अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती थीं। ठीक है, चलिए उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, मैंने आपसे 10 मिनट मांगा था। ठीक है, चलिए अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो आगे जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है साथियों आपका, कौटिल्य के विदेश नीति में कितने सिद्धांत हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए कौटिल्य के विदेश नीति में कितने सिद्धांत है भैया? तो 4 सिद्धांत है। अच्छा सर 4 सिद्धांत हैं, तो कौन कौन से सिद्धांत है वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, चलिए नोट्स के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए
कौटिल्य यानी चाणक्य ने राज्य की विदेश नीति के लिए कूटनीति के 4 सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से? साम दाम दंड भेद, यही अंग्रेज भी अपनाए थे। ठीक है, साम माने समझना बुझाना, ठीक है, दूसरे को बुझाना होता है सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, दाम मतलब धन देकर संतुष्ट करना, नेता आजकल क्या होता है चुनाव में यही करते हैं। ठीक है, साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। ठीक है, दंड का मतलब बल प्रयोग या फिर युद्ध करना। ठीक है, भेद का मतलब साथियों फूट डालना कि ठीक है कि सामने वाला नेता खराब है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कौटिल्य ने राज्य की विदेश नीति के लिए जो कूटनीति अपनाई थी, साम दाम दंड भेद। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, याद नहीं होगा तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? तो योग्यता के आधार पर, ठीक है, मंत्री बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है भैया। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो 34 यानी 34। ठीक है, अर्थशास्त्र में सरकार के 34 भागों का उल्लेख किया गया, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का अध्ययन 2 भागों में किया जाता है। कौन कौन से भैया? व्यष्टि, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? उपभोग, उत्पाद, वितरण, नियम, लोकवित्त। ठीक है, देखिए इसे याद करने से क्या होगा सर, देखिए जब आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा साथियों, तो इसे आप हेडिंग के रूप में लिख करके इसके अंदर आप लिख सकते हैं। इतने तो आप नॉलेजेबल है। ठीक है, कि आप उपभोग के अंदर कुछ लिख सकते हैं, उत्पाद के अंदर, वितरण के अंदर, नियम के अंदर, लोकवित्त के अंदर कुछ लिखेंगे तो नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य भैया? तो सिक्कों का निरीक्षण करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है? बताइए बताइए, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया साथियों, बताइए क्या है? वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो चाणक्य जी हैं इनके राज्य का अंग नहीं है। ठीक है, बाकी स्वामी, दंड और आमत ये क्या है? ये सभी कौटिल्य के राज्य के अंग हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 17 साथियों आपका, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है। कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ होता है राजा या अधिपति। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही लिख करके देता है आपके एग्जाम में। मैंने दोनों इसलिए लिखा है ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, मेरी जानकारी में मैं तो गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ होता है राजा या फिर अधिपति। ठीक है, दोनों में से कोई एक देगा आपके एग्जाम में। चलिए 18वां नंबर प्रश्न है साथियों आपका, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का मुख्य अध्ययन विषय, यानी दोस्तों जो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था उस पुस्तक के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए, दंड नीति, अर्थनीति, लोक नीति या फिर आर्थिक चिंतन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? अर्थशास्त्र जो किताब लिखे थे चाणक्य, उसके अंदर क्या आप पढ़ते हैं? तो दंड नीति पढ़ते हैं भैया। क्या पढ़ते हैं? दंड नीति। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा, आप लोग थोड़ा 1-2 सेकंड का वेट करिए, बस हो गया। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है? बताइए कौन नहीं है भैया? तो अरिमित्र और विजिगीषु ये तीनों हैं, सामंत नहीं है। ठीक है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का अंग नहीं है, सामंत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। देखिए निगेटिव क्वेश्चन दोस्तों भर भर के पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चंस में ज़्यादा स्टूडेंट फंस जाते हैं। 20वां प्रश्न है आपका, न्यास परिषद का उल्लेख प्लेटो के किसमें न्यास परिषद का उल्लेख जो है प्लेटो ने किसमें किया है? कौन सी पुस्तक में? तो द रिपब्लिक में किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखेंगे भैया क्या है। 21 नंबर प्रश्न है आपका, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल पूछा जाता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होगा चाणक्य हैं। ठीक है, कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या है।
प्रश्न नंबर 22 है साथियों, मनु के अनुसार राजा प्रकृति के कितने श्रेष्ठ तत्वों के समन्वित रूप से निर्मित है। यानी दोस्तों आपका पूछा है जो मनु है, ठीक है, जो मनु के अनुसार राजा की प्रकृति है, स्वभाव है, कितने श्रेष्ठ तत्वों से समन्वित से निर्मित है, तो 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए मैं आपको नोट्स के माध्यम से बता देता हूँ अभी, जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मनुस्मृति के अनुसार ऐसा राजा इंद्र अथवा विद्युत के समान ऐश्वर्य करता हो, पवन के समान सबके प्राणावत प्रिय तथा हृदय की बात जानने वाला हो, यम के समान पक्षपात रहित यानी पक्षपात न करता हो ऐसा न्यायाधीश हो, ठीक है, सूर्य के समान न्याय धर्म तथा विद्या का प्रकाश करता हो, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने वाला हो, वरुण के समान दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, चंद्र के समान श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला हो, कुबेर के समान कोष भरने वाला होना चाहिए, यानी धन इकट्ठा करने वाला होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है आपका, मनु के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो मनु के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं भैया, मैंने शुरू में ही आपको पढ़ाया, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, अगर यदि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे तो 120% गारंटी है ये प्रश्न आएगा तो आएगा, ठीक है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है, ब्रह्म दैव आर्य प्रजापत्य असुर गांधर्व राक्षस और पिशाच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 24 नंबर प्रश्न क्या है, मनु के अनुसार राज्य के कुल कितने अंग हैं। तो मनु के अनुसार दोस्तों राज्य के कुल 7 अंग हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए कौन कौन से भैया, मनुस्मृति के मुताबिक राज्य के 7 अंग होते हैं, स्वामी आमत्य जनपद दुर्गकोश दंड और मित्र, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, मनुस्मृति बाइबिल की अपेक्षा कहीं अधिक अनुपम उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है, ठीक है। यह कथन किसका है, यानी दोस्तों यह जो कथन है इसको किसने कहा था, तो इसको साथियों नीत्शे ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका 25 का। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है आपका, प्रश्न नंबर 26 है, मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है, क्या है, मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र। मैंने शुरू में आपको बताया है ना, जो मैं नोट्स पढ़ाता हूं दोस्तों वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उसे आप अवॉइड मत किया करिए। देखिए उससे प्रश्न आपका पूछा है, ठीक है, मनुस्मृति क्या है, धर्मशास्त्र। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, 27 नंबर प्रश्न है साथियों, हिंदू कानून की आधारशिला माना जाता है। तो हिंदू जो कानून है, ठीक है, हिंदू में जो कानून है उसकी जो आधारशिला है मनुस्मृति को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। ध्यान देंगे दोस्तों, हिंदू कानून की आधारशिला मनुस्मृति वेद और श्रुति को माना जाता है। अच्छा सर आपने बताया है कि मनुस्मृति को माना जाता है, फिर वेद और श्रुति क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मनुस्मृति को हिंदू कानून का सबसे आधिकारिक स्रोत माना जाता है, ठीक है। और मैंने इसलिए क्यों ये तीनों बताया है ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में मनुस्मृति नहीं देता है, वेद देता है, ठीक है, कभी वेद नहीं देता है तो श्रुति देता है कि हिंदू कानून की आधारशिला क्या है, ठीक है। तो जब आप केवल एक ही पढ़े रहेंगे तो आप कहेंगे सर तो गलत बता दिए, ठीक है, इसलिए मैंने तीनों आपको पढ़ा दिया, ठीक है, मनुस्मृति वेद और श्रुति कोई देगा तो आपका उत्तर सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, किस इतिहासकार ने मनुस्मृति को बौद्ध युग के बाद की रचना माना है। तो यह राधा कुमुद, ठीक है, राधा कुमुद मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी है साथियों, ठीक है, मुखर्जी है, याद रखें, राधा कुमुद मुखर्जी ने मनुस्मृति को बौद्ध युग के बाद की रचना माना है, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या है भैया आपका, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, ठीक है, तो विलियम जोन्स ने किया भैया, ठीक है। अच्छा सर विलियम जोन्स ने किया तो कब किया था, ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष यहाँ पर दिया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने किया था, उनका जो संस्करण था 1794 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, सन 1794 में उनका प्रकाशन हुआ था। जो उनका जो मनुस्मृति था दोस्तों इंग्लिश में जो उन्होंने अनुवाद किए थे सर विलियम जोन्स ने, इसका प्रकाशन
1794 में हुआ था। ठीक है, हालांकि मैंने एक बार और आपको ऊपर पढ़ाया है, 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसे एक कोड ऑफ जेंटुलाज नाम दिया गया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि एक कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से किसे जाना जाता है, तो मनुस्मृति को जाना जाता है, जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अंग्रेजी में मनुस्मृति को अपने हिसाब से अंग्रेजों ने लिखवाया था। जब अंग्रेज आए थे, ठीक है, हमारे देश में, तो उसने जो अंग्रेज थे वह अंग्रेज मनुस्मृति को, ठीक है, अंग्रेजी में अपने हिसाब से लिखवाए थे। इसका मकसद क्या था? जातियों को बांटने के लिए इसका इस्तेमाल करना था। ठीक है, 1823 में पहली बार अंग्रेजों ने मनुस्मृति को अंग्रेजी में प्रकाशित किया था। ठीक है, अपने हिसाब से लिखवा करके और हमारे देश के लोगों को जातियों में बांट दिए। ठीक है, साम दाम दंड भेद। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न। अच्छा हाँ, एक बात और, आज के नेता भी वही कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद के अपना करके राज्य सत्ता हासिल करते हैं और अपना राजकोष भरते हैं। ठीक है, अपना बैंक बैलेंस बना लेते हैं बकायदे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मनु शब्द किस शब्द से बना है? तो जो मनु शब्द है साथियों, ये मनन से बना है। ठीक है, नोट्स के माध्यम से चलिए आपको समझा देते हैं। देखिए, मन शब्द मन धातु में जो उ प्रत्यय होता है दोस्तों, उ प्रत्यय के लगने से बना है। ठीक है, मन शब्द का अर्थ होता है विचारशील, बुद्धिमान, प्रज्ञावान और मनीषी। आपके एग्जाम में पूछता है कि मन शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसके 4 अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं, चारों को याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए अच्छे से। प्रज्ञावान नहीं लिख करके मनीषी लिखता है, मनीषी नहीं लिखेगा तो बुद्धिमान लिख देगा, बुद्धिमान नहीं लिखेगा विचारशील लिख देगा। तो चारों याद कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए सनातन धर्म के मुताबिक मनु संसार के पहले योगी गुरु थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? स्वयं से उत्पन्न, यानी बिना माता पिता के पैदा हुए। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा की संतानें ही दुनिया के सभी लोग हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है भाइयों? मनु को किसका पुत्र कहा जाता है? तो मनु को दोस्तों ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। नोट्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा ने अपने योग विद्या से मनु को उत्पन्न किया था। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। किसने कहा कि राज्य कार्य अकेले राजा द्वारा नहीं चलाया जा सकता है? किसने कहा भैया? तो यह मनु ने कहा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 33 है साथियों। किसने कहा कि मंत्रियों के विभागों का जो वितरण है योग्यता के अनुसार करना चाहिए? यह मनु ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्या है आपका, मनु ने मंत्रियों की संख्या कितनी बताई है? ठीक है, यह आपके एग्जाम में पूछा था, लगभग 4-5 साल पहले पूछा था ये। ठीक है, मनु ने मंत्रियों की संख्या कितनी बताई है? 7 से 8 बताई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है साथियों, 35 नंबर प्रश्न है आपका। मनुस्मृति में शासन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है? तो सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है, इस तरह से शेयर बटन बना होगा, उस पर आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं यूपी में जितने भी कॉलेज हैं सबके पास ये क्लास होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो नोट्स होते हैं दोस्तों इसमें, वो नोट्स शायद ही मिलते हों आपको। ठीक है, बुक्स में। ठीक है, काफ़ी अच्छे से, इसलिए जो इसमें दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके साथ अगर आपको मिलते हैं तो उस तरह से रिलेट करके आप काफ़ी अच्छे से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीक। ठीक है, पेपर 2 में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।